गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएफएम मॉड्यूल ए का यूनिट 1 पार्ट 2 करेंगे, जो है एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन फॉरेक्स बिजनेस से रिलेटेड है। लास्ट पार्ट 1 में हम लोगों ने चेक योर प्रोग्रेस तक कर लिया था। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट जो है, इतने फॉरेन ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और हर ऑर्गेनाइजेशंस में अपने अपने जो है एक डिपार्टमेंट बनाए होते हैं, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ग्रुप ऑपरेशंस बोलते हैं। The foreign dealing operations comprise functions of a service branch to meet the requirement of a customer or other branch division to buy, sell foreign currency, manage foreign currency, asset liability, fund and manage nostro account, also to undertake proprietary trading. Currency it act as a separate profit center for the bank and institutions. The dealer who are actually involved in buying and selling of currency or undertake market activity are most critical manpower, as their understanding of the job, risk-taking capacity, and speed decision making all may lead to generating profit for a dealing operation. On the other hand, a small mistake or misadjustment may wipe out the entire profit. आप जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स जो होता है बिल्कुल थिन मार्जिन पे होता है, और चूंकि ये बल्क ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो थोड़ी सी भी गलती जो है ना, या आपके सारे प्रॉफिट के दिन भर के प्रॉफिट को वाइप आउट कर सकती है। इसके लिए बैंक ने जो है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम बनाया। वो उसका क्या काम है? बाई और सेल करना फॉरेन करेंसी को, मैनेज करना फॉरेन करेंसी को, एसेट एंड लायबिलिटीज को, फंड एंड मैनेज नोस्ट्रो अकाउंट्स को, और दूसरा अंडरटेक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इन करेंसी भी करता है। डीलर को दो पोजीशन मेंटेन करने होते हैं। पहला होता है ओपन पोजीशन, दूसरा होता है करेंसी पोजीशन। ओपन मतलब कोई भी डीलर अगर बाई और सेल के बाद अगर कोई करेंसी बच जाती है तो वो ओपन पोजीशन होती है। क्लोज पोजीशन क्या होती है? जैसे अब यहाँ पे कहता है द डीलर हैड मेंटेन टू पोजीशन, फंड पोजीशन एंड करेंसी पोजीशन। द फंड पोजीशन रिफ्लेक्ट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड, that is receivable and payable. Any mismatch in receivable and payable will throw open interest rate risk in the form of possible overdraft in nostro accounts or loss in interest income of the surplus credit balance. It is important to maintain a fund position and manage the both. जैसे ओपन पोजीशन क्या हो गया कि आपने 100 करोड़ की परचेज करी और 80 करोड़ का सेल कर दिया, तो आपके 20 करोड़ जब बच गए तो आप ओपन पोजीशन में है। इन केस ये दोनों बराबर हो जाते तो फिर ये क्लोज हो जाता। ओपन पोजीशन होने से क्या होगा कि आपको पैसे की जो है ना सरप्लस होगी या शॉर्टफॉल होगा। शॉर्टफॉल होगा तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, अगर सरप्लस हो गई तो आपको इंटरेस्ट का लॉस होगा। इंटरेस्ट इनकम सरप्लस क्रेडिट बैलेंस है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डीलर टू properly maintain fund position. The currency position, on the other hand, deals with the overbought and oversold position arrived after taking various merchant and interbank transactions, and the dealer will concerned with the overall net position, which expose the dealer to exchange risk from the market movement. The the dealer has to operate within the permitted limit prescribed in the exchange position by the management. अब जैसे मान लीजिए कोई डीलर बैठा है और बैंक के पास 500 करोड़ रुपए हैं, तो पूरे 500 के 500 करोड़ जो है ना, बैंक डीलर जो है मार्केट में नहीं लगा सकता। इसके लिए बोर्ड क्या करती है, हर डीलर को पर डे की लिमिट देती है। जैसे 100 करोड़ की लिमिट दे दी उसने, 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन वो नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन अगर करता है या इससे कम की ट्रांजेक्शन करता है या ज्यादा खरीद लेता है या ज्यादा बेच देता है, उसे ही ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन कहते हैं। Thus, the dealer also need to manage gap position in different currencies. The fund position यहाँ देखिए,
The fund position comprises items that are ready in nature, affecting fund position immediately, as also those in the nature of the forward, which affect fund position in the later date. Thus, the dealer also needs to manage gap position in the different currency. तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं क्या है, डीलिंग रूम के फ्रंट ऑफिस का काम है। अब ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसका सारा रियलाइजेशन और जो है प्रोसेसिंग और रिकॉन्सिलेशन ये हमारे बैक ऑफिस का काम होता है। इन अदर पार्ट द डीलिंग रूम बैक ऑफिस विच टेक्स केयर ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ डील्स, अकाउंट रिकॉन्सिलेशन, दिस फंक्शन ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस एंड लग्जिटी ऑफ एरिया। Hence बैंक ऑफिस is supportive as well checking of role of the dealers। तीसरा जो होता है हमारा मिड ऑफिस होता है। मिड ऑफिस जो है ना ये हमारे ट्रेजरी के 3 भाग हो गए। पहला हो गया फ्रंट ऑफिस, दूसरा हो गया मिड ऑफिस और तीसरा हो गया बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बैक ऑफिस में सेटलमेंट होता है, रिकॉन्सिलेशन होता है और मिड ऑफिस का काम क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का काम है। रिस्क मैनेजमेंट with parameterization of risk for the dealing room operation including forex transactions. It takes as a check over the risks taken by the dealers, compliance of various guidelines, instructions and independent functions. Reserve Bank of India has approved the guidelines on uniform standard accounting procedure for the valuation of foreign exchange profit and losses by authorized dealer issued by the foreign exchange position at the end of each month, notwithstanding the practice of passing accounting लेजर फ्रीक्वेंसी एज वेल दी इतना। चलिए आरबीआई ने क्या किया, एज पर द एक्सटेंड गाइडलाइंस each foreign currency position covering all components of the foreign currency exchange position, mirror account of the currency, foreign currency notes held, import suspense account, all export and forward position including export bills, both sight and usance transactions which are reported in the position desk but not adjusted in the account, that is actual voucher not put through the overdue contract, interbank if any and merchant contract and other foreign currency assets and liabilities should be revaluated separately। आरबीआई ने कहा कि ये जितने भी चीज हैं, जितने भी टाइप के आइटम्स हैं, इनका रिवेल्युएशन जो है ना सेपरेटली होना चाहिए एक गैप पे। Foreign Exchange Dealer Association of India advise valuation rates based on the ongoing market rates on month-end basis। फेडाई जो है ना मंथ एंड में फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है ना एक वैल्यूएशन रेट जो है ना प्रोवाइड करती है और सभी डीलर्स को जो है रिक्वेस्ट करती है, इनेबल करती है कि अपनी फॉरेन करेंसी पोजीशन को रिवैल्यूएट करें। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डीलिंग रूम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है has advised that the board of directors of the bank should frame an appropriate policy and fix suitable limits for its forex dealing functions। The management of dealing room operations should focus on risks associated with the foreign exchange dealing room operations which arise due to the complex nature foreign exchange market and volatile। The major risks associated with the foreign exchange dealing room operation where the management needs to be framed and keep visual summarize under। कुछ रिस्क हैं, मेजर रिस्क जो है फॉरेन ट्रांजेक्शन्स में उनके डिटेल्स दिए गए, मैं एक वन बाई वन आपको बताता हूँ। जैसे पहले सबसे पहले ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मतलब जो ऑपरेशन से होने वाली रिस्क है उसे ही ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। इट रिस्क अराइजेज ड्यू टू अकाउंट ऑफ ह्यूमन एरर्स, टेक्निकल फॉल्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, फॉल्टी सिस्टम एंड प्रोसीजर ऑफ लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ऑपरेशनल रिस्क में क्या हो गया, ह्यूमन एरर, उसके बाद आपका हो गया टेक्निकल फॉल्ट, उसके बाद आपको हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, आईबीडी, फॉल्टी सिस्टम, ये सारे जो भी चीज होंगे ऑपरेशनल रिस्क के पार्ट होंगे। दूसरा होगा एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क क्या है, ये मोस्ट कॉमन रिस्क है। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड ऑब्वियस रिस्क फॉर द फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशन एंड अराइजेज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट and or when mismatch occur in asset and liability receivable। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है ना कोई भी मिसमैच जब आती है
आपके एसेट में या लायबिलिटी में या रिसीवेबल में या पेबल में, तो इसे ही हम कहते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क। तीसरा है क्रेडिट रिस्क। इट इज ए रिस्क ऑफ लॉस विच अराइजेस ड्यू टू इनएबिलिटी एंड अनविलिंगनेस ऑफ द काउंटर पार्टी टू मीट द ऑब्लिगेशन एट मैच्योरिटी ऑफ द अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन। मान लीजिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया काउंटर पार्टी से, कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, और पार्टी क्या है, अनविलिंग हो गई या इनेबल हो गया कि हम इस ऑब्लिगेशंस को या मैच्योरिटी डेट पर करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो क्रेडिट रिस्क हो जाता है। अब क्रेडिट रिस्क दो पार्ट में होता है। क्रेडिट रिस्क पहला होता है प्री सेटलमेंट रिस्क और दूसरा होता है सेटलमेंट रिस्क। प्री सेटलमेंट रिस्क क्या है, सिंपल सी बताता हूँ। प्री सेटलमेंट रिस्क जो है, आपको मैच्योरिटी से पहले जो पार्टी अगर विड्रॉ कर जाता है या काउंटर पार्टी जो है इनेबल हो जाता, प्री सेटलमेंट इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के मैच्योर होने से पहले काउंटर पार्टी आपका फेल हो जाता है, तो उसे ही हम प्री सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। सेटलमेंट रिस्क क्या है? इट इज अ रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंस। अब मान लीजिए कि सेटलमेंट डेट है, ठीक है, ये 3 तारीख को इंडिया में सेटलमेंट होना है, और ये क्या हुआ, टाइम जोन के डिफरेंस के कारण क्या है, ये 4 तारीख या 5 तारीख को जब सेटल हुई, तो इसे ही सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। दिस इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द course of settlement due to the time zone difference between the two currency to be exchanged. That is where the one party performs its parts of the contract by delivering currency to deliver, but the counterparty fails to delivering the currency due to deliver in different time zone. ठीक है, टाइम जोन डिफरेंस के कारण होगा। The best example for the risk is Hastert risk, which arises due to failure of German bank Haus in the year 1974. अब आता है इसके बाद लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी क्या? लिक्विडिटी रिस्क is the potential for the liabilities to drain the bank for a faster rate than the asset. अब लाइबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी क्या होगा, लिक्विडिटी कहाँ से आती है, लिक्विडिटी हमारे पास हम कहते हैं ना बैंक में डेली कासा कितना है, एफडी कितना, एफडीआर कितना है, तो यही तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन है। इतनी लिक्विडिटी होगी, अगर इसी में बहुत ज्यादा तेजी से अगर इरोजन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि विड्रॉल होना शुरू हो जाएगी, तब हमारी लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगी। Liquidity risk is the potential for liability for drain of the bank at a faster rate than the asset. The mismatches in the maturity pattern of the asset and liability give rise to the liquidity risk. Thus, the risk which may arise due to the party of the foreign exchange transaction unable to meet the funding requirement to execute transaction reasonable price of maturity due date. इसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। उसके बाद आता है गैप रिस्क। गैप रिस्क क्या है? इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस द बैंक बाइज एंड सेल currency and for spot and forward value. It may not always possible for the bank to match the forward purchase and sales. Thus, if the purchase and sale take place at different value date, while the bank may completely stand hedged on the exchange front, it creates mismatch in future date between the asset and liability, which refer to the gap risk. Gap risk क्या है? कोई भी मिसमैच फ्यूचर डेट में एसेट एंड लायबिलिटी में होता है, तो उसे ही हम गैप रिस्क कहते हैं फॉरेन ट्रांजैक्शंस में। Therefore, the risk arising out the adverse movement and implied interest rate and actual rate of interest differentials. उसके बाद है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क अराइजेज ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट रिस्क सुनने में ही लग रहा है कि मार्केट के जो भी एडवर्स सिचुएशंस होंगे, एडवर्स मूवमेंट के कारण कोई अगर रिस्क अराइज होती है, तो उसे मार्केट रिस्क कहते हैं। लाइक एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, व्हेन इट प्लेस आर अनएबल टू एग्जिट द पोजीशन क्विकली, तो मार्केट रिस्क हो जाएगा। उसके बाद लीगल रिस्क आता है। लीगल रिस्क तो आप समझ ही रहे हैं, इट इज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट। आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपको जो है एक्सक्यूट होने के लायक नहीं है, तो उस काउंटर पार्टी से जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसे लीगल रिस्क बोलते हैं। उसके बाद सिस्टमेटिक रिस्क आता है। द रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर बैंक फॉलिंग एंड रिजल्टिंग लॉसेज ऑफ काउंटर पार्टी रिवर्बरेटिंग इनटू द बैंकिंग क्राइसिस। सिस्टम है,
सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, एक बैंक है उसके ऊपर दूसरा है तीसरा है, सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, हर किसी ने इसको लायबिलिटी सबकी एक दूसरे के पास रहती है या मार्केट से लिया रहता है। तो एक बैंक अगर डिस्क्लोज होगा या गिरेगा तो उससे दूसरा अफेक्ट होगा, दूसरे से तीसरा होगा, तो सिस्टमेटिक रिस्क इसको बोलते हैं। कंट्री रिस्क क्या है, इट इज द रिस्क ऑफ ए कंटर पार्टी situated in different country unable to perform in part of the contractual obligation despite its willingness to do the to the local government regulation। अब मान लीजिए आप इंडिया के हैं, आपने जो है यूएसए में किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ये पार्टी विलिंग तो है उस कॉन्ट्रैक्ट को मैच्योर करने पे, बट इस गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी आ गई जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर पा रहा है, तो इसे ही हम कंट्री रिस्क बोलते हैं। और सॉवरेन रिस्क क्या है, सॉवरेन रिस्क कंट्री रिस्क का ही सब रिस्क है। सॉवरेन रिस्क इसमें क्या है, सब रिस्क ऑफ द ओवरऑल कंट्री रिस्क, स्टेट ओन्ड एंटिटी themselves quoting their sovereign status claim immunity from the recovery proceedings and fulfillment of any obligations they had originally agreed to। as these country the sovereign status cannot be questioned even a court of law। It is to be noted that foreign exchange dealing room operations are considered to be profit center in most of the banks, and comprehensive risk management policy will also be help management to work within the permitted loss limit to generate profits and essential to have through the risk reward trade off। अब देखते हैं नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम हाईली स्पेशलाइज फंक्शन, ठीक है। बैक ऑफिस ये तो बता ही दिया था, तो बैक ऑफिस आर स्टाफ फॉलो अप डील्स एंड पुट थ्रू द डीलर्स, ये भी सही है। द नीड ऑफ इफेक्टिव बैक ऑफिस अकाउंट प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एंड रिकॉन्सिलेशन बता दिया था। चलिए अब आते हैं यहाँ पे आरबीआई अब्लिक फेडाई गाइडलाइंस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग द सेंट्रल बैंक of the country and the custodian of a nation of the foreign exchange reserves has prescribed guidelines for authorized dealers permitted by it to deal in foreign exchange and handle foreign currency transaction। फेमा 99 में है, फेमा 99 के अनुसार for the persons corporate handling foreign currency and also transaction denominated therein। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू ऑथराइज्ड डीलर लाइसेंस ऑफ द बैंक फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन to undertake foreign exchange transactions in India। At present there are 19 ADs, total 19 ADs हैं। The RBI also issue money changer license। मैं आपको पढ़ने की बजाय सिंपल सा ये बता देता हूँ। आरबीआई ने पहले हमारे पास होता था फुल फ्लेज मनी चेंजर। फुल फ्लेज मनी चेंजर जो होते थे वो बाई एंड सेल का काम करते थे, और उसके बाद होता है रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स, ये हमारा सिर्फ बाई का काम करते थे। उसी को आज कैटेगराइजेशन बाद में आरबीआई ने जो है इन 2005 इनको रिकैटेगराइज कर दिया और इसका 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इनको। AD1 सबसे पहले ऑथराइज्ड डीलर पर्सन 1 जो बोला गया, इसमें क्या आते हैं, बैंक आ गए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए एंड अदर एंटिटीज। इनको टोटल ऑल टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स के राइट मिले हुए हैं, ऑल टाइप ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन्स, FC ऑल टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स के राइट जो हैं, तो AD1 कहलाते हैं। दूसरा हो गया AD2। AD2 जो ये FFMC होते थे ना, यही इनका नामकरण फिर से FFMC का ही नामकरण AD2 कर दिया गया, जो सिर्फ बाई एंड सेल कर सकते हैं। किसका, बाई एंड सेल, like allowed to undertake sell purchase of the foreign currency notes, traveler checks, also handle foreign exchange transactions relating to remittance facility allowed to resident like travel abroad, study, medical, gift, donation। तीसरा हो गया AD3। AD3 हो गया, ये पहले restricted money changers जो होते थे, जो सिर्फ बाई कर सकते हैं फॉरेन करेंसी को, उसे ही बाद में AD3 का नाम दे दिया गया। एंटिटी अलाउड टू अंडरटेक ओनली परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स एंड ट्रेवलर चेक्स, तो इसे ही AD3 या पहले रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स कहते थे। फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन,
undertake without any boundaries and control can adversely affect the movement of exchange rate and the value of currency beside profitability and entity dealing in arrogant manner. Hence, RBI prescribed broad guidelines with regard to the foreign exchange operation in order to have regulated and disciplined market operation. ठीक है, RBI guidelines include those related to open position, gap, borrowing and lending in foreign currency, interbank dealing in India and overseas market, hedging of bank owned exposure as well as that of the resident. ठीक है, अब एक फेडाई जो है, फेडाई की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1958, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी फॉर्म इन 1958 विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई ने इसको अप्रूवल किया था। कंसिस्टिंग ऑफ ऑथराइज्ड डीलर, जितने भी ऑथराइज्ड डीलर है मेंबर्स हैं। फेडाई प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस ऑफ रूल्स ऑफ मार्केट ऑपरेशंस, market rates, questions, delivery dates, holidays, interest rate default. In terms of RBI directive, all authorized dealers are members of the FEDI. जितने भी authorized dealers हैं वो FEDI के members होते हैं। FEDI's guidelines also provide rules या prescribe rules related to handling of export-import bills, transit periods, crystallization of bills and other related issues. It also advises RBI on market-related issues, supplements and efforts of the RBI to standard the foreign exchange market in the country. A few major FDI guidelines rule are summarized under FDI के कुछ guidelines है। All export bills to be allowed standard transaction period, that is normal transit period minus जिसे NTP बोलते हैं, as prescribed for the purpose of allowing concessional rate of interest and calculation of notional due dates। कहता है कि हर एक्सपोर्ट बिल के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रांजिट पीरियड होना चाहिए जिसे हम नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड भी बोलते हैं, एनटीपी। Export bill drawn in foreign currency purchase discounted negotiation must be crystallized into the rupee liability. In case of delay in realization of the export bill, the same would be done on TT selling rate. एक्सपोर्ट बिल का जो क्रिस्टलाइजेशन होगा वो टीटी सेलिंग रेट पे होगा, अपोजिट रेट पे, टीटी सेलिंग रेट। The same would be done on TT selling rate. The prescription of crystallization export bill on 30 days from due date of notional date. 30 कोई भी एक्सपोर्ट बिल है जिस डेट को ड्यू है उस दिन से फ्रॉम द बिल्स ऑन द 30 डे फ्रॉम द ड्यू डेट और नोशनल ड्यू डेट, 30 दिन के अंदर जो है ना उसका ड्यू डेट से इसका क्रिस्टलाइजेशन यानी कि रूपी लाइबिलिटी में इसको कन्वर्ट कर देना है। ये पुरानी हो गई, अभी क्या है, ये बैंक डिस्क्रिप्शन है। करेंसी अनपेड, तीसरा हो गया अनपेड फॉरेन करेंसी इंपोर्ट बिल्स ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट शैल बी क्रिस्टलाइज्ड एज पर दी स्टेटेड पॉलिसी ऑफ बैंक इन दिस रिगार्ड। अभी कोई इंपोर्ट बिल है, लेटर ऑफ क्रेडिट शैल बी क्रिस्टलाइज्ड एज पर दी बैंक स्टेटेड पॉलिसी ऑफ दी बैंक इन दिस रिस्पेक्ट। नेक्स्ट कहता है ऑल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिफिनिट अमाउंट एंड प्रिस्क्राइब्ड विथ स्पेसिफिक डिलीवरी डेट्स। ठीक है, डिफिनिट अमाउंट होना चाहिए और डिलीवरी डेट लिखा होना चाहिए। Option period can be specified by the customer in case of forward contract, but in any case, the delivery period under the contract shall not exceed beyond 1 month. All such contract must start and end date. ठीक है। Cancellation of forward contract. All contract which must be matured and have not been picked up shall be automatically cancelled on the third working date after the maturity date. कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है तो तीसरे वर्किंग डेज पे ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा। द कैंसिलेशन शैल बी अपोजिट टीटी रेट। अब जो भी कैंसिलेशन होगी वो हमेशा अपोजिट टीटी रेट पे होगी। टीटी सेलिंग रेट फॉर परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंड टीटी बाइंग रेट फॉर सेल कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए अगर टीटी बाई है तो सेल होगा और टीटी सेल है तो बाई रेट पे होगा। In the event of delay in payment of interbank foreign currency fund, interest of 2% above the PLR of the currency of the specified bank shall be paid by the defaulting bank. अगर कोई भी डिले होती है, डिले
तो इंटरेस्ट क्या होगा, +2% अबव ओवर PLR होगा। इन द इवेंट ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ रूपी सेटलमेंट फंड, इंटरेस्ट फॉर डिले 2% अबव दी NSE बिफोर। अगर इंडियन होगा तो फिर 2% +2% ओवर मिबोर पे करना होगा डिफॉल्टिंग बैंक को। इसको डिफॉल्टिंग बैंक को। ऑल करेंसी टू बी कोटेड पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी INR while JPY इंडोनेशियन रुपया आर कोटेड इन 100 यूनिट। ये तीन जो है JPY इंडोनेशियन रुपया, केनियन सिलिंग ये जो है 100 के रूप में कोट किए जाएंगे। FDI also prescribe code of conduct for forex dealers and also guidelines with regard to dealings with the foreign brokers। अब ये नेक्स्ट जो है, लेट अस सी सम RBI गाइडलाइंस एप्लीकेबल टू अथराइज्ड पर्सन विद रिगार्ड टू देयर ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉर देयर ओन एसेट लायबिलिटी एंड प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑफर्ड टू द क्लाइंट। पहला AD1, बैंक आर अलाउड टू ओपन क्लोज रुपी अकाउंट in the name of their overseas branches and correspondent except Pakistani bank operating outside Pakistan without prior reference to RBI। AD1 को क्या है कि वो ओपन कर सकता है या क्लोज कर सकता है रुपीज अकाउंट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग इन द नेम ऑफ देयर ओवरसीज ब्रांचेज। ठीक है। ओपनिंग ऑफ रुपी अकाउंट इन द नेम ऑफ एक्सचेंज हाउसेज फॉर फैसिलिटेटिंग प्राइवेट रेमिटेंस थ्रू एक्सचेंज हाउसेज रिक्वायर प्रायर अप्रूवल टू RBI। AD1 bank are allowed to open close foreign currency account abroad to routine foreign exchange transaction handled by them। Bank are also allowed to maintain balance in these account by approving their board। AD1 banks are free to undertake investment in overseas market in money market instrument and or debt instrument issued by the foreign states with a residual maturity less than 1 year। Residual maturity less than 1 year and rated as per the guideline। क्या कहता है AD1 banks are free undertake investment in overseas market। overseas market में investment कर सकता है इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय फॉरेन स्टेट विथ 1 साल की मैच्योरिटी से कम में AD1 बैंक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सरप्लस फंड इन ऑस्ट्रेलियन अकाउंट कैन बी यूटिलाइजिंग फॉर ग्रांट लोन टू रेसिडेंट कंस्टिट्यूएंट फॉर द मीटिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज और यूपी वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड्स। लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट। All borrowers of the bank, including ECBs and temporary overdraft in nostro account not adjusted within 5 days shall not exceed 50% their unimpaired tier 1 capital। tier 1 capital का 50%। all borrowing banks including ECB and temporary overdraft in nostro account not adjusted within 5 days और इसको 5 days whichever is higher। overseas borrowing for the purpose of extending export credit in foreign currency tier 2 capital placed by the foreign banks head office with their। ये क्या है, टीयर 1 कैपिटल का 50% से ज्यादा जो होगा एक्सीड नहीं करेगा और 5 डे के अंदर एडजस्ट करना है। टीयर 2 कैपिटल प्लेस्ड इन फॉरेन बैंक्स हेड ऑफिस with their Indian branches and capital fund raised by the issue with perpetual instrument or debt capital instrument shall not be part of the reserve ceiling for rising foreign currency। ठीक है, इसमें टीयर 2 पार्ट नहीं होगा, टीयर 2 पार्ट नहीं होगा, नोट पार्ट। बैंक can allow a resident to book forward contract to hedge their exchange risk, hedge respect of the transaction for which sale and purchase of foreign exchange permissible under the FEMA 90। ठीक है। Banks should satisfy themselves about the genuineness of underlying documentary evidence। ये करना है, FDI की गाइडलाइंस है। and exposure irrespective of their transaction being current or capital account in nature। Bank can allow their importer and exporter customer to book forward contract on the basis of a declaration of an exposure and based on the performance up to the average of the previous 3 financial years। previous 3 financial year के एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टर्नओवर इसको कहिए टर्नओवर। क्या कहता है, बैंक कैन अलाउ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर टू बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट
book forward contract. किसके बेसिस पे? ऑन दी एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 year financial report, actual turnover, whichever is higher subject to certain conditions. Similarly, a small and medium enterprises can book forward contract to hedge their direct and indirect exposure without protection of underlying subject to the condition that SME enjoy credit facility with the banks. अब SME जो है अगर इनको क्रेडिट फैसिलिटी बैंक से मिला हुआ है, क्रेडिट फैसिलिटी इसको CF हम लिख देते हैं, तो ये क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं. Contract and the quantum of forward contract is the alignment with the credit facility. Bank can also allow resident individual who are banking with them to book forward contract up to limit 1 lakh USD. इंडिविजुअल भी जो है 1 लाख USD तक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकता है, विद द कंडीशन दैट कॉन्ट्रैक्ट बुक अंडर दिस फैसिलिटी normally we deliverable basis, the notional value should not exceed 1 lakh USD and the forward contract may be booked for tenure of 1 year. ये 1 year tenure भी होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा. Bank are also allowed to offer other derivative contracts such as interest rate swaps, coupon swaps, foreign currency options, interest rate cap or collar or forward rate agreement contract to resident entity who have borrowed foreign currency with the provision of FEMA 99. Bank can also offer current currency rupee swaps to resident person that has a foreign currency or rupee liability to hedge long term exposure with certain condition. ये क्या है? फॉरेन करेंसी भी ऑफर कर सकता है. बैंक कैन इंटर इनटू क्रॉस रेट करेंसी options with their customer on back to back basis subject to certain conditions. Bank can also enter into foreign currency rupee condition with their customer to back basis. They can also run book for the product subject to RBI permissions. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. The dealers are officials who are actually involved in buying and selling of the currency. The sections which handles processing and deals reconciliation etc is called back office. प्रोसेसिंग एंड रिकॉन्सिलेशन जो करेगा बैक ऑफिस का पार्ट होगा डीलिंग रूम में. बैंक परमिटेड टू डील इन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज आर कॉल्ड ऑथराइज्ड पर्संस. अनपेड इंपोर्ट बिल्स ड्रॉन लेटर ऑफ क्रेडिट मस्ट बी क्रेडिटाइज्ड इनटू रूपी लायबिलिटी एज पर द पॉलिसी ऑफ द बैंक. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ फेडाई रूल्स besides Japanese yen, Indonesian dollar, Kenyan shillings, other currency which are quoted in 100 units of so much rupees. नेक्स्ट इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स में जो BFM यूनिट 1 में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 3, 5, 6, 8, 9 एग्जाम्पल हैं. इसको मैं सेपरेट आपको जो है अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें कॉपी पे मैं बना के आपको वीडियो के थ्रू प्रेजेंट करूंगा. आइए लेटेस्ट सम अप करते हैं. इस पार्ट में समरी क्या है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in the global economy. It is a 24-hour over the counter market with different time of players. The market operations on professional basis and helps in developing not only forex market world trade and flow the funds. 24-hour market होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. Being a part of global market, Indian foreign exchange market is no exception, as it developed fine market practice over the years in line with the ongoing liberalization, privatization, and globalizations. The working of foreign exchange market across all the zones, sheer size, lays emphasis on the importance of the dealing room. Organization, management, control following in the prescribed guidelines and parameters would help in developing of an orderly market, also growth in dealing. चलिए कीवर्ड देखते हैं. फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर, और फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज. सिंपल. रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? द प्राइस ऑन one currency in terms of another. In simple arithmetic expression of value of one currency in terms of another currency is called rate of exchange बोलते हैं. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहाँ है? द मार्केट वेयर दी फॉरेन करेंसी आर डील्ड
उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करते हैं। ओटीसी क्या है, ओवर द काउंटर मार्केट। ऑथराइज पर्सन क्या है, बैंक इंस्टीट्यूशन ऑथराइज टू डील फॉरेन एक्सचेंज करते हैं ऑथराइज पर्सन। वैल्यू डेट क्या है, द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड को वैल्यू डेट करते हैं। क्रॉस रेट क्या है, प्राइस ऑफ ए करेंसी पेयर नॉट डायरेक्टली कोटेड अराइव फ्रॉम द प्राइस ऑफ टू करेंसी पेयर, उसको क्रॉस रेट कहते हैं। फेडाई का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फॉरवर्ड रेट क्या है, इट इज ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज ट्रांजेक्शन इन फ्यूचर डेट को फॉरवर्ड कहते हैं। प्रीमियम और डिस्काउंट क्या है, इट रिप्रेजेंट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। प्रीमियम क्या है, करेंसी इज सेड टू बी प्रीमियम इफ कमांड्स मोर यूनिट्स ऑन अदर करेंसी एट फ्यूचर डेट। डिस्काउंट क्या है, इट कमांड्स लेस यूनिट ऑफ अनदर करेंसी इन फ्यूचर डेट। मैंने आपको बताया करेंसी स्वैप क्या है, एक्सचेंज ऑफ ए स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ पेमेंट ओवर द एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम को स्वैप बोलते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट, ऑफिशियल एक्सचेंज रेट फिक्स बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। फ्लोटिंग मार्केट ड्रिवन रेट जो होती है वो फ्लोटिंग रेट होती है एक्सचेंज रेट। डायरेक्ट एक्सचेंज रेट क्या होगा, डायरेक्ट में जहां पे हमारा होम करेंसी एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ होम करेंसी कोटेशंस, तो एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज इनडायरेक्ट क्या होगा, एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी कोटेशंस। रेडी क्या है, वैल्यू द सेटलमेंट ऑफ सेम डे, इसे रेडी रेट कहते हैं। टर्म रेट क्या होता है, वैल्यू सेटल टुमारो, नेक्स्ट डे जब होगा टुमारो होगा। स्पॉट क्या होगा, सेकंड वर्किंग डेज में जो सेटलमेंट होगी स्पॉट कहते हैं। फॉरवर्ड क्या है, आफ्टर सेकंड डेट की सेकंड वर्किंग डेट के बाद जो भी सेटलमेंट होगी सब फॉरवर्ड डेट कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है, रिस्क डेट a bank may suffer losses as a result of adverse exchange rate movement during the period in which it is open position in an individual foreign currency is called foreign exchange risk. Transaction risk क्या है, transaction risk measures the risk involved due to the change in foreign exchange rate between the time of transaction excluding the time of settlement. Translation क्या है, the exposure related to the valuation of foreign currency asset end of accounting year current realizable value translation हो गया। फॉरेन करेंसी में जो भी चेंज होगा तो वो ट्रांजेक्शन हो गया। फॉरेन करेंसी के एसेट्स में जो भी ट्रांजेक्शन, फॉरेन करेंसी एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी चेंज होगा तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ऑपरेशनल इकोनॉमिक एक्सपोजर, ऑपरेशनल एक्सपोजर मेजर ऑफ सेंसिटिविटी फ्यूचर कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट ऑफ ए बैंक टू अनएंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट चेंजेस। ओपन पोजीशन क्या है, द एक्सटेंट ऑफ विच एसेट and outstanding contract to purchase a currency exceed liability plus outstanding contract sell currency vice versa. Overnight, a limit of the maximum open position left overnight in all major currency. Overnight position बोलते हैं। Daylight, the limit at on the maximum open position of all foreign currency at any point of time during the day is called daylight position. Such limits are generally larger than the over position. Option क्या है, foreign exchange option is a contract of future delivery of currency in exchange for other where the holder of option has right without no obligation to buy or sell currency is at agreed price is called options. Call option right to buy, put option right to sell. Futures are forward contract which is standard size of the standard maturity date governed by the set of guidelines stipulated by exchange concerned of settlement payment. Currency swap क्या आता है, when two counter party agree to exchange a specific amount of two different currency and outset of the repay these over in installment reflecting interest and principal. currency swap बोलते हैं। interest rate क्या होता है, when interest payment streams of different characters are periodically exchanged between the contracting party को कहते हैं interest rate swaps. Terminal questions, foreign exchange market are global market. Foreign exchange does not include फॉरेन एक्सचेंज में क्या नहीं होता, डिपॉजिट पेबल इन फॉरेन करेंसी, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडियन मार्केट, इंडियन रुपीज ऑन चेकिंग अकाउंट ऑफ ड्रॉर पेबल इन अब्रोड, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडियन कंपनी एंड पेबल ऑफ इंडिया।
बताएं आप इसका आंसर। फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड क्या? Instrument drawn in foreign currency and payable in foreign currency. Instrument drawn in Indian rupees and checking account are drawn in payable in abroad. Instrument drawn in Indian rupees on current account and Indian company and payable in India. ये नहीं होगा. Out of the several factors, following factors do not have effect in movement of exchange rate. Increase in domestic interest rates. Spot dealing, delivery of funds in second working days from date of. The rate at which the quoting bank is ready to sell of currency is called sell rate, offer rate. ऑपरेशनल रिस्क डज नॉट इंक्लूड मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, ह्यूमन टेक्निकल सिस्टम, ये सारे होंगे, ये नहीं होगा. कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज टू अपोजिट टीटी रेट. Installation of export bill is to be done as per the bank policy of the bank. इसको आप लोग करिए. बाकी जो कोड हैं ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करके दिखाऊंगा. तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. अगर कोई भी फ्रेंड्स, अगर कोई भी गलती हमसे हो गई हो या कोई एरर अगर आ गया हो, इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो कृपया हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा. पुनः एक बार आपसे अनुरोध है कि अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे खुशी होगी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.